हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगज़ेब और जैसे कि आपको पता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की पूरी जो सेक्शन वाइज और उसके बाद आर्डर वाइज सीरीज़ स्टार्ट की है, मैंने शुरू की है, तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके साथ इन मुख्तसर सी वीडियोस के ज़रिए यूट्यूब, फेसबुक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस के ज़रिए एक्सप्लेनेशन और शेयरिंग करता हूं, ताकि आप जो अगर स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप साइल हैं, आपको कानून समझना है या फिर समझने में दिलचस्पी रखते हैं, ताकि आपके जो कानूनी मसलों मसाइल हैं वो हल हो सकें या आप हल कर सकें, तो उस सूरत में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक इंतहाई अहमियत रखता है, जो कि हमेशा इस्तेमाल होता है सिविल नेचर के केसेस में। तो स्टार्ट करते हैं और इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए हम सेक्शन 3 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 3 से लेकर फिर आगे हम देखते हैं कि कितने सेक्शंस आज हम कर पा रहे हैं इस मुख्तसर सी वीडियो में। तो सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं और इससे पहले जो सेक्शन 1 और 2 थे वो पिछली वीडियो में आपके पास मौजूद होंगे यूट्यूब और फेसबुक पर, जिनसे आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 3 सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, मातहत अदालतें। For the purposes of this code, the district court is subordinate to the high court. इस कोड के तहत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के मातहत है। एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हर किस्म की सिविल कोर्ट जो कि निचले दर्जे की है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत होगी। And every court of small causes is subordinate to the high court and district court. और स्मॉल काजेज की हर वो अदालत हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत होगी। मुझे नहीं लगता कि इस सेक्शन में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होगी, परेशानी होगी। तो बढ़ते हैं आगे सेक्शन 4 पर, 4 की जानिब, और उस पर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 4 सेविंग्स। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रेरी, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force. इस सेक्शन के माने हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद नहीं है या जो कोई भी अगर कानून मौजूद नहीं है किसी अदालत या किसी कानूनी मामलात को चलाने के लिए, तो कोई भी कानून या फिर कोड इन मामलात में इफेक्ट या असरअंदाज नहीं होगा सीपीसी पर, जब तक कि अगर कोई स्पेशल लॉ मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर सिविल कोर्ट्स सीपीसी को फॉलो करते हुए प्रोसीडिंग स्टार्ट करती हैं, और अगर कोई स्पेशल लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेशन की जानिब से, पार्लियामेंट की जानिब से, किसी भी कोर्ट के मामलात या उसके तरीक़ेकार तय करने के लिए, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उस सूरत में सेविंग्स हो जाएगा। अदरवाइज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ही अमल दरामद रहेगा जब तक कि कानून बनाया नहीं जाता। सबसेक्शन 2, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन contained in subsection 1, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which a landholder or a landlord may have under any law for the time being in force for the recovery of rent of agriculture land from the procedure of such land. इन सेक्शन 4 की ज़्यादा अहमियत नहीं है और ना ही ये डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन ये चूँकि अब एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का हिस्सा है तो इस पर हम मुख्तसर सी गुफ्तगू कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, कि जिसके ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने ख़यालात, और जहाँ तक मैंने इसको समझा हुआ है। बकाया आप इस पर खुद रिसर्च करेंगे या किसी और फोरम से अगर आपको हेल्प मिल जाती है तो आप देखें, कंपेयर करें। अदरवाइज़ इसकी जो माने हैं वो यही होंगी कि जो अगर आपको पता हो कि लैंड एग्रीकल्चर लैंड जो कोड ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन के बगैर एक तरीक़ेकार के राइज एक एग्रीकल्चर लैंड से जो रिकवरी की जाती थी रेंट की या जो दूसरे मामला थे,
जब वो बगैर किसी कानून मतलब सीपीसी के वजूद से पहले मामलात चलाए जाते थे, तो उस सूरत हाल में जो लैंडलॉर्ड थे, लैंड होल्डर थे, उनसे जो टैक्स कलेक्शन का तरीक़ेकार था वो एक अलहदा के प्रोविज़न बनाया गया था। तो इसमें वही बात बयान की गई है कि अगर तो ये कानून मौजूद है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एग्रीकल्चर लैंड से जो रेंट रिकवर की जाती थी उसको उसी मामलात में चलाने की उनको इजाज़त थी, सीपीसी बनाते वक्त या उससे पहले की या उसके बाद की। बढ़ते हैं सेक्शन 5 की जानिब, और जिसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स। रेवेन्यू कोड्स में सीपीसी का किरदार। वेयर एनी रेवेन्यू कोड्स आर गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इन दोज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर अपॉन विच एनी स्पेशल enactment applicable to them is silent, the provincial government may by notification in the official gazette declare that any portions of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes or shall only apply to them with such modifications as the provincial government may prescribe. एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट से रेवेन्यू अदालतों के मामलात में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का किरदार बताया गया है कि वेयर एनी रेवेन्यू कोड्स आर गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, के अगर कोई रेवेन्यू कोड्स इस कोड मतलब सीपीसी के तहत चलाई जा रही हैं जहां पर कोई स्पेशल इनेक्टमेंट नहीं है और वो साइलेंट है, अपॉन विच एनी स्पेशल इनेक्टमेंट एप्लीकेबल टू देम इज साइलेंट, अगर कोई चीज़ साइलेंट है, बयान नहीं है, वाज़ेह नहीं है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब सूबाई हुकूमत में बाय नोटिफिकेशन की सूरत में इन द ऑफिशियल गजेट में डिक्लेयर दैट एनी पोर्शंस ऑफ दोज प्रोविजंस, के जो प्रोविजंस मतलब जो अमल दरामद के मामलात हैं, विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेड एप्लीकेबल, जो ज़ाहरी तौर पर एप्लीकेबल नहीं है, बाय दिस कोड शल नॉट अप्लाई टू दोज कोड्स, उन अदालतों पर एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं होंगे। आर शल ओनली अप्लाई टू देम, या फिर उस सूरत हाल में अप्लाई होंगे विथ सच मॉडिफिकेशन, जिसमें मॉडिफिकेशन की जाए, तरमीम की जाए सूबाई हुकूमत की जानिब से। सबसेक्शन 2 रेवेन्यू कोड। इन सबसेक्शन 1 मीन्स अ कोड हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ। रेवेन्यू अदालत का मतलब है सबसेक्शन में जो बताई गई है कि अदालत जिसकी हदबंदी या हुदूद जो मामलात हैं अंडर एनी लोकल लॉ, जो मकामी राइज कानून के मुताबिक टू एंटरटेन सूट्स, जो मुकदमा चलाए, और अदर प्रोसीडिंग्स या दूसरे मामलात चलाए रिलेटिंग टू द रेंट, जो किरायादारी के मामलात को देखे, रेवेन्यू जो फ़ायदे या फ़वाइद हासिल होते हैं, और प्रॉफिट्स ऑफ लैंड, जो ज़मीन से फ़ायदे हासिल हों फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर दिस कोड टू ट्राई सच सूट्स। एग्रीकल्चर लैंड की सूरत में जो फ़वाइद हासिल किए जाते हैं, लेकिन जो मामलात सिविल कोर्ट में होते हैं वो नहीं यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे रेवेन्यू कोर्ट में, या फिर मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। आर प्रोसीडिंग इज बीइंग सूट्स आर प्रोसीडिंग ऑफ अ सिविल नेचर, मतलब रेवेन्यू कोर्ट में ज़रई जो एग्रीकल्चर हैं, ज़रई मामलात के अलावा या जो फ़वाइद या जो किराया हासिल करने के अलावा जो मुकदमात हैं जो कि सिविल नेचर के हैं, वो नहीं चलाए जाएंगे रेवेन्यू कोर्ट्स में। मतलब रेवेन्यू कोर्ट एक अलहदा कोर्ट है, अदालत एक अलहदा अदालत है, रेवेन्यू अदालत, और सिविल कोर्ट मतलब सिविल अदालत एक अलहदा अदालत है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की जानिब, जो कि सेक्शन 6 आप देख सकते हैं। ये इंतहाई अहमियत का हामिल एक सेक्शन है, जो कि जिसके तहत ही हमारे जो अदालती मामलात हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, या जो पेक्यूनियरी लिमिट्स होती हैं, वो इसी सेक्शन के तहत डील की जाती है। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन मतलब माली मामलात में कोर्ट के अख्तियारात या फिर जो हदबंदी है।
सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली, अगर कोई चीज़ बताई गई है ज़ाहरी तौर पर, प्रोवाइडेड नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन आर सूट्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच एक्सीड्स द पेक्यूनियरी लिमिट्स इफ एनी ऑफ इट्स ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, के ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन के अलावा अगर कोई मामलात पेक्यूनियरी मामलात बढ़ जाते हैं तो फिर उस सूरत में वो मुकदमात नहीं सुने जाएंगे या फिर उनको आला अदालत में रेफ़र किया जाएगा। इस सेक्शन के जो माने हैं या जो मकसद है वो यही बनता है। तो बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 7 प्रोविंशियल स्मॉल काजेज कोर्ट्स, सूबाई स्मॉल मतलब छोटे जो मुकदमात चलाने की अदालतें हैं उनका तरीक़ेकार। द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल नॉट एक्सटेंड टू कोर्ट्स, जो नीचे दिए गए प्रोविजंस हैं वो अदालतों की जानिब से नहीं चलाए जाएंगे या उनका फैलाव नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल काजेज कोर्ट्स एक्ट 1887 आर टू कोर्ट्स एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज अंडर द सेड एक्ट, दैट इज टू से कि सूबाई जो छोटे मुकदमात की अदालतें हैं 1887 के तहत आर कोर्ट्स या जो अदालतें हैं कानून या फिर जो अदालतें हैं एक्सरसाइजिंग दी जो स्मॉल काजेज कोर्ट्स के मामला देखती हैं मुकदमात देखती हैं, दैट इज़ टू से वो कुछ इस तरह से होंगी। सो मच ऑफ द बॉडी ऑफ द कोर्ट इज रिलेट्स टू, जो मुकदमात हैं अदालतों के या फिर कोर्ट के वो इस तरह से होंगे। सूट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ अ स्मॉल कॉजेज कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज, जो सूट्स हैं एक्सपेक्ट किए जाते हैं कॉग्निजेंस उनकी ली जाएगी स्मॉल काजेज कोर्ट की जानिब से। द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन सच सूट्स, वो डिक्री जो एग्जीक्यूशन है वो खुद ही कर सकेंगी। द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ जो डिक्री पास की जाती है तो उन मामलात में भी इख्तियारात होंगे। द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद द फॉलोइंग सेक्शंस, दैट इज टू से जो नीचे बयान किए गए सेक्शंस है सेक्शन 9, 91, 92, 94, 95 so far as they authorized to relate to orders for attachment of immovable property, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कर सकेंगी स्मॉल काजेज कोर्ट्स, इंजक्शंस जारी कर सकेंगी। द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर द इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स रिफर्ड टू इन क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 94 एंड सेक्शन 96 to 112 and 115 ऑफ द CPC, जो CPC में बयान किए गए हैं वो 94, 96, 112 और 115 के तहत इनको अख्तियारात होंगे। सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल काजेज कोर्ट्स, ये ओमिट मतलब ख़त्म किए गए हैं, ये सेक्शन ख़त्म किया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से सेक्शन 8। अब आते हैं इंतहाई अहमियत का एक सेक्शन जिसके तहत सारे केसेस डील किए जाते हैं सिविल कोर्ट्स की जानिब से, जिसमें पार्ट 1 सूट्स इन जर्नल, जो आम मुकदमात हैं वो चलाने के अख्तियारात या उनका तरीक़ेकार। जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा, कोर्टों के जो अदालतों के हदूद हैं अख्तियारात हैं, एंड रेस जुडिकाटा उनको सुनने के अख्तियारात। सेक्शन 9 कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स, अदालतें सारे सिविल मुकदमा चलाएंगी अनलेस बार्ड, जब तक कि उनको मना नहीं किया जाता या मना नहीं किया गया। द कोर्ट्स शल, अदालतें चलाएंगी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर एंड कंटेंड, अगर कोई सब्जेक्ट बताया गया है। हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स, सारे मुकदमात चलाएंगी ऑफ सिविल नेचर, सारे सिविल नेचर के मुकदमात सिविल कोर्ट्स चलाएंगी। एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज़र, वो मुकदमात नहीं चलाएंगी जिनके कॉग्निजेंस इज इधर एक्सप्रेसली, जो ज़ाहरी तौर पर आर इम्प्लाइडली या फिर अंदरूनी तौर पर बार्ड, या जो बार्ड मतलब मना की गई है। मतलब सिविल अदालतें सारे मुकदमात सिविल नेचर के चलाएंगी सवाए उन मामलात के, उन मुकदमात के
जो कि मना किए गए हैं या फिर रोके गए हैं या बंद किए गए हैं। एक्सप्लेनेशन: ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी आर टू एन ऑफिस इज contested is a suit of civil nature. Nothing, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of the questions as to religious rites or ceremonies. Section 10 स्टे ऑफ सूट, मुकदमात को रोकने या रुकने का जो तरीक़ेकार है। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, कोई अदालत मुकदमा नहीं चलाएगी विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, किसी मुकदमे का, इन विच द मैटर इन इशू इज आल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, के जो इशू इन प्रीवियसली जो पहले से मुकदमा चल रहा है, इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, वही पार्टीज जिन्होंने आपस में मुकदमे किए हुए एक दूसरे के खिलाफ, आर बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे आर एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल वेयर सच सूट इज पेंडिंग in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of Pakistan established or continued by the federal government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. मतलब अगर एक से ज़्यादा अदालतों में मुकदमे दाखिल किए जाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे और वो रोक दिए जाएंगे। अब इस सेक्शन के मुताबिक कि अगर सूट फॉर रिकवरी का केस एक कराची शहर में चल रहा है और दूसरा लाहौर शहर में चल रहा है और उसके अलावा तीसरा कोयटा शहर में दाखिल किया गया है, लाड़काना शहर में दाखिल किया गया है, उसके अलावा पेशावर शहर में दाखिल किया गया है, तो वो जो मुकदमा आते हैं वो नहीं चलेंगे, स्टे हो जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही जो सबब पर, काज ऑफ एक्शन पर एक से ज़्यादा मुकदमात दाखिल नहीं किए जा सकते या नहीं दाखिल करवाए जा सकते। अब मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है नाज़माबाद में जिसका मुकदमा सेंट्रल कोर्ट, सिटी कोर्ट सेंट्रल में चल रहा है, तो उसी नेचर का केस वेस्ट कोर्ट में नहीं चलेगा या साउथ कोर्ट में, मतलब वो सेंट्रल कोर्ट में ही चलेगा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलेगा, सिविल कोर्ट में। वो एक से ज़्यादा अदालतों में मुकदमा नहीं कर सकती कोई भी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो, रेस्पोंडेंट या जो कोई भी पार्टी हो, ज्वाइंडर हो, कोई भी, तो वो एक ही मुकदमा एक ही जगह पर एक ही अदालत में चलाने के बाद फिर अगर वहाँ से डिसाइड हो जाता है तो फिर दूसरी अदालत में चलाने की पोजीशन में आ सकते हैं, अगर तो मुकदमा सुनने की पोजीशन में है। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, 11वां सेक्शन रेस जुडिकाटा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट, कोई भी अदालत मुकदमा नहीं सुनेगी या चलाएगी, आर इशू या कोई भी मसला, इन विच द मैटर डायरेक्टली आर substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 के मुताबिक कोई अदालत मुकदमा नहीं सुनेगी अगर तो उसका फैसला आ चुका है एक मरतबा। मतलब मिसाल के तौर पर सूट फॉर रिकवरी का मुकदमा एक मरतबा दाखिल किया गया है तो उसके बाद फिर वो दूसरी मरतबा दाखिल नहीं किया जा सकता। अगर वो मसला हल हो चुका है तो ठीक है, नहीं हल हुआ तो उस सूरत में फिर देखा जाएगा मुकदमे को, केस की नोयत को, अदरवाइज फिर वही मुकदमा बार बार काज ऑफ एक्शन नहीं चलाया जा सकता कोर्ट की जानिब से। मतलब एक मरतबा फैसला आ चुका, मसला हल हो चुका, चाहे वो अगेंस्ट में हो या फेवर में, हक में हो या मुखालफत में, तो उसके बाद वो मुकदमा दूसरी मरतबा नहीं दाखिल किया जा सकता। बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, कि अगर वो जो मसला है, मुकदमा है, उभारा गया है और उसको सुना गया है, फाइनली डिसाइड हुआ है कोर्ट अदालत की जानिब से, तो फिर वो दूसरी मरतबा नहीं चलाया जा सकता।
अब इसमें एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर पॉज करके आप इजीली रीड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट, मजीद मुकदमा दाखिल करने से ममानत। वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court which this code applies. Where a plaintiff is precluded by rules, अगर किसी plaintiff को रूल्स में मना किया गया है रूल्स के मुताबिक फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट के मजीद मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता, तो उस सूरत में पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन की सूरत में वो दूसरा मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता। अब मिसाल के तौर पर काज ऑफ एक्शन है कि सूट फॉर पार्टीशन दाखिल किया गया है, एक मरतबा फैसला आ चुका है, तो दूसरी मरतबा वही जो पार्टीशन का सूट है वो नहीं दाखिल किया जा सकता, जबकि एक मरतबा उस पर फैसला आ चुका है। सबसेक्शन 2 वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिक्री आर order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by a separate suit। कि अगर किसी अदालत ने एक मरतबा फैसला दे दिया है, जजमेंट डिक्री ऑर्डर हो गया है, तो उस सूरत में फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, मजीद मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता। लेकिन प्ली ऑफ फ्रॉड कि अगर उसको शक व शुबा हो कि फ्रॉड हुआ है इस केस में, मिसरिप्रेजेंटेशन गलत बयानी हुई है, और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन कि अदालत तो अख्तियार ही नहीं था कि मुकदमा चलाए, लेकिन अदालत ने मुकदमा चलाया है। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलत बयानी की गई है, गुमराही की गई है, अदालत को गुमराही में रखा गया है, फ्रॉड किया गया है, तो उस सूरत में उसी कोर्ट को, उसी अदालत को एप्लीकेशन दी जाएगी जिसने फाइनल डिसीजन दिया है, जजमेंट डिक्री या ऑर्डर पास किया है, और अलग से मुकदमा दाखिल नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता। सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। अब इस सेक्शन पर आप देख सकते हैं कि नीड नॉट टू रीड एक टिक मार करके मैंने लिख दिया है कि मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझता कि इस सेक्शन को पढ़ने की भी ज़रूरत है। ये खामखा ऐड किया गया है सीपीसी में, एक खामखा वक्त और जो एनर्जी है उसको ज़ाया किया गया है, क्योंकि लेजिस्लेशन जो हमारी करती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो हमारे मेंबरान बैठे हुए हैं सूबाई और कौमी असेंबली में, तो उन्होंने इसको पढ़ने की भी ज़हमत नहीं की, इस पर रिसर्च भी नहीं की। बस ये जैसे ही अंग्रेज़ों ने 1909 में एक कानून मुतारफ़ करवाया 1908 में, वैसे ही उसको बस नेम चेंज करके जहाँ पर लिखा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर दिया, और इसमें कोई भी रिसर्च वगैरह नहीं की, और सिर्फ ये सीपीसी मंजूर कर लिया। इसमें ना कोई बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए गए, ना ही कोई इस तरह से फैसला किया गया या इसको बेहतर करने की गुंजाइश की गई। और आप देख सकते हैं कि 1947 से लेकर 2022 जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन तक इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। ये सेक्शन वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे 1947 में दाखिल किया गया था। जो चीज़ काम की नहीं होती वो वक्त के साथ ख़त्म की जाती है, लेकिन हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कानून साज हैं, वो आपस में इतने सियासी हो गए हैं कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये नज़र आता है कि पार्लियामेंट मतलब एक कानून साजी के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ जो नाजायज़ हुकूक हैं वो हासिल करने, माल गबन वगैरह सब कुछ आप समझ सकते हैं वो करते हैं, लेकिन मुल्क की फलाह और कानूनी बेहतरी के लिए, अदालतों के निज़ामात बेहतर करने के लिए, इंतज़ामात बेहतर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। बहरहाल मैं नहीं समझता कि इस सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को रोक कर पॉज करके इजीली रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस सेक्शन को नहीं पढ़ रहा और फिर आगे स्किप कर रहा हूँ। सेक्शन 14 पर आते हैं तो सेक्शन 14 भी आप देख सकते हैं कि प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स, जो गैर मुल्की अदालतों की जानिब से फ़ैसले दिए गए हैं उनको प्रिज्यूम किस तरह से किया जाएगा,
The court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of जो competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction। मतलब कहने का इसमें ये कहा गया है कि अदालत गैर मुल्की अदालत का फैसला पेश किया जाएगा, लेकिन उसको अगर ये प्रूव नहीं होता कि उसको जुरिस्डिक्शन का मसला है तो फिर उस फैसले की कोई भी अहमियत नहीं रहेगी। तो ये भी इसमें रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहरहाल हमारे जो लेजिस्लेटिव हैं, कानून साज हैं, वो सिर्फ तनख्वाह लेने आते हैं और उनको मराद चाहिए होती हैं, बाकी रिसर्च वगैरह नहीं करते। सेक्शन 15 प्लेस ऑफ स्यूइंग, केस दाखिल करने की जगह। कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, सेक्शन 15 के मुताबिक कौन सी अदालतों में केसेस दाखिल किए जा सकते हैं। एवरी सूट, हर मुकदमा, शैल बी इंस्टीट्यूट, दाखिल किया जाएगा। एंड द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड, निचले से निचली अदालत में कम्पिटेंट टू ट्राई इट, कि अगर वो उसको अदालत चला सकती है तो उसको उस अदालत में मुकदमा दाखिल किया जाएगा। मतलब कि निचली जो कोर्ट होती है, मतलब सिविल जज के पास या उससे भी नीचे अगर किसी को इख्तियारात दिए गए हैं तो उस अदालत में केस दाखिल किया जाएगा, ना कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। मतलब एक मुकदमा है कि अगर वो सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में कोई भी नहीं दाखिल करता और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है तो वो उसको नहीं सुनेगी, क्योंकि इस सेक्शन के तहत अख्तियारात बांटे गए हैं कि सबसे जो निचली कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, पहले वो मुकदमा सुनेगी, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास या सीनियर सिविल जज के पास अपील होगी, अपील के बाद फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये थी मुख्तसर वीडियो जिसके ज़रिए सेक्शन 3 से लेकर 15 तक आपके साथ इस मुख्तसर सी वीडियो में बात की है। और फिर मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, जिसमें यहीं से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 16 16वें सेक्शन से, और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को इंशाल्लाह पूरा करेंगे पढ़कर, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। जो आपके मुकदमा आते हैं, जो आपके अगर टेस्ट देना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं, या फिर सीपीसी आपको समझ नहीं आ रही, तो आपके लिए आसानी हो। आपसे बस यही दरख्वास्त होगी कि जो फेस